नमस्कार छात्रों, मैं आज आपको मरवन क्लासेज यूट्यूब चैनल के दौरान कक्षा नाइन्थ के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो समकालीन भारत जो कि पूरा भूगोल के बारे में वो जो पुस्तक है उसमें से पहला अध्याय अपन लेते हैं। भारत आकार और स्थिति। भारत का आकार कैसा है और उसकी स्थिति विश्व के संदर्भ में कैसी है। तो अपन पढ़ते हैं। पहले, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी कि विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व का इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का विश्व के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 ये आपको दिख रहा है। ये ग्लोब दिख रहा है आपको। इस ग्लोब के अंतर्गत अपन देखते हैं, इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो कि इस ग्लोब यानी पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। क्या है? ये काल्पनिक रेखा है। तो जिसके इसके नीचे वाली साइड में दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाली साइड में कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के नीचे वाली साइड यानी दक्षिण दिशा वाला दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी दिशा वाला उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार जो आपको बीचों बीच में खड़ी रेखाएं खींची है, ये भी क्या होती है? देशांतरीय रेखा कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा। ये आपको 0 डिग्री दिख रहा है। 0 डिग्री के पूर्व में, यानी कि इधर पूर्व इधर पश्चिम, तो इधर पूर्व वाला पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिम वाला पश्चिमी देशांतर। तो ये आपको दिख रहा है पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध। तो इस प्रकार अपने को ये अपना भारत है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की स्थिति में देखा जाए तो पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ये देख लो आपको, ये 0 डिग्री दिख रही है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट से ये मुख्य भूमि ये दिख रहा है भारत की। यहाँ से शुरू होती है मुख्य भूमि, जो कि से उत्तर की तरफ इधर जैसे जैसे जाएंगे, यहाँ गिलगिट पर पॉइंट है अपना, इधर लास्ट गिलगिट तक। यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। अक्षांशों की स्थिति देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और उसी प्रकार इधर 68 डिग्री यानी कि 0 ये 30 पूर्वी देशांतर, फिर 60, फिर ये आती है ऐसे। तो अपने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25
मिनट पूरी देशांतर तक, यानी कि यहाँ से 68 डिग्री जो गुजरात के गौर माता से शुरू होती है, 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक जो पूर्व का बिंदु है, भारत का पूर्व बिंदु अरुणाचल प्रदेश, तवांग जिला तक, तवांग, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक पूरी देशांतर तक यह जाती है। फिर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को बीचों बीच से लगभग 2 भागों में बांटती है। तो ये देखिए, ये 15 डिग्री जा रही है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री यहां से गुजरात से लेकर मिजोरम तक, ये बीचों बीच से ये से जो काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री वो गुजरती है, जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है। फिर है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिमी में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। देखो ये आपको दिख रहा है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर है अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में जो समुद्र में अरब सागर है वहाँ लक्षद्वीप स्थित है, इधर वाली साइड में लक्षद्वीप, इधर वाली अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारतीय संघ, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जहाँ जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। और ये जहाँ 2004 में सुनामी लहरें आई थी, समुद्र का तूफान आया था, उसमें ये जलमग्न हो गया, यानी कि ये जल में डूब गया था। अब देखो भारत का आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,83,263 ऐसे याद रखना है, 32,83,263 वर्ग किलोमीटर, 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तटीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो अपन विश्व के जो भारत से 6 बड़े देश है उनके देखते हैं चित्र पॉइंट 1.2। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, यानी कि 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कनाडा 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है चीन 9.60 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ब्राज़ील 8.51 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7.69 लाख किलोमीटर। उसके बाद आता है भारत का 3.28 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है? रूस। रूस के बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये तो था क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन,
उसके बाद भारत। दूसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर चीन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना नंबर है? 7वां देश है। कितना नंबर है? 7वां देश है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में छोड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतरों का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा को भारत का की मानक यामोंतर माना गया है, नहीं भारत का मानक समय रेखा माना गया। अंडरलाइन करनी इधर, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी कि अक्षांशों का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांशों का प्रभाव ये आप देख लीजिए। भारत की जो आकार व स्थिति है, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, या तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट तक। और उसी प्रकार जो अक्षांश रेखाएँ हैं जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। और भारत की पूर्व से यानी कि पश्चिम से पूर्व के बीच लगभग कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है। यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और इसको पूछा जाता है कि लंबाई कितनी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की और भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर है। तो यह पप्पू फैल है, इधर पप्पू लंबा है परंतु फैल है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ऊंचाइयाँ यानी कि लंबाई कम है और चौड़ाई कम है, और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई ज़्यादा है। भारत की जो मानक समय रेखा मानी गई है जो 82.5 डिग्री, जो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश। ये आपको दिख रही है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा मानी गई है, क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो सूर्य अस्त होना उदय होना लगभग 2 घंटे का होता है। तो 2 घंटे का अंतर होने के कारण भारत के बीचों बीच से यानी कि लगभग ये 68 डिग्री से 97 डिग्री मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। तो 30 डिग्री 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर मानते हुए 82.5 डिग्री पर मानक समय रेखा मान ली गई, जिसके कारण दोनों तरफ समय बराबर रहे। तो इस प्रकार अपन ये भारत का मानचित्र देखा। इधर देखो बंगाल की खाड़ी दिख रही है आपको और ये अरब सागर दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर अरब सागर में लक्षद्वीप है। उसके बाद इसका पड़ोसी देश आपको श्रीलंका दिख रहा है। तो भारत की ये तटीय रेखा यहाँ से गुजरात से शुरू होती है और ये पश्चिम बंगाल तक रहती है। ये 15,200 किलोमीटर है। ये तटीय रेखा है जो गुजरात से होती हुई दक्षिण भारत में पूरे चलती है। समुद्र जो किनारे किनारे है वो 15,200 किलोमीटर है। और
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी लगभग जो है तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर जो तटीय सीमा है। ये था अपना राजस्थान का मानचित्र, नहीं भारत का मानचित्र सॉरी। और अब लेते हैं भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया में के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। जब 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था और स्वेज नहर का निर्माण होने के बाद ये रास्ता खुल गया था, जिसके कारण भारत और यूरोप में बीच में जो व्यापार होता था, जो दक्षिणी अफ्रीका से घूमते हुआ नीचे से होता हुआ वापस आता था, जो लगभग 7 किलोमीटर ज़्यादा लगता था, परंतु स्वेज नहर के आने के बाद यानी खुलने के बाद 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है, कम हो गई थी। तो ये आपको मानचित्र दिख रहा है भारत का। वायु मार्ग जो आपको ये डार्क पूरी लाइन दिख रही है वो वायु मार्ग की दिख रही है। जो आपको डॉट 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 दिख रहे हैं ये समुद्री मार्ग हैं। तो भारत और विश्व के बीच में जो वायु मार्ग और समुद्री मार्ग है वो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई बंदरगाह, वहाँ से ये अपना होता है व्यापार और यूरोप जहाज़ों के द्वारा विदेशों में जाया जाता है। तो ये देखो आपको लाल सागर और इधर है भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर है। लाल को लेके भूला यानी कि स्वेज को लेके भूला था, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य कौन सी, ये स्वेज नहर। ये स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत को और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। ये मुंबई बंदरगाह है। मुंबई के बाद इधर आता है अपने चेन्नई है, कलकत्ता है। ये बड़े बंदरगाह थे जहाँ से जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था प्राचीन काल में और वर्तमान काल में भी किया जाता है। फिर है देखो हवाई मार्ग भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, दिल्ली है। यह व्यापार यहाँ विदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खोले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमान जाते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। यानी कि भारत का जो विश्व के अन्य देश हैं, इन अन्य देशों के साथ बहुत युगों पुराना है, युग बीत गए हैं। जो कि भारत के साथ जो व्यापार करने आते थे, जो यूरोपीय देश और ये अरब देश जो भारत के साथ प्राचीन काल से संबंध स्थापित हैं। यानी कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, और जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। पहले क्या था कि जब उत्तरी जहाँ पर्वत है, अपना दर्रे हैं, जो हिमालय पर्वतमाला की दर्रे हैं,
वहाँ से यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि उनको समुद्री मार्ग का उनको पता नहीं था। इन मार्गों से समुद्र प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार उपनिषदों में के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक व दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल के कपड़े, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया। अब अपन देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या देखते हैं? भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया के में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो अब 29 की जगह कितने लोग हैं? 28 राज्य और 7 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 7 की जगह क्या हो गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इन मार्गों के प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक व दशमलव प्रणाली के संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल और आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया था। तो अपन देखते हैं पहले भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य की जगह अब कितने हो गए? जम्मू कश्मीर राज्य तोड़ दिया गया और वहाँ जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह कितने हो गए? दादर, नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया गया है। तो 7 की जगह अब हो गए 8, उसको कम कर दिया गया है, 1 बना दिया गया है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है भारत में। ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात क्या क्या करना है इसमें। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? नंबर 1 पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों के 4 वर्गों को में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी कि तिब्बत और नेपाल, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हैं। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो ये पड़ोसी देश बता देता हूँ। दक्षिण में समुद्र के किनारे, ये समुद्र के अंदर है दक्षिण का पड़ोसी देश श्रीलंका। पश्चिम में पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान थोड़ा सा। उत्तर में चीन, नेपाल
और ये भूटान। उसके बाद पूर्व में म्यांमार है, इधर वाले ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। तो इस प्रकार अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तो लगती है क्या, ये स्थलीय सीमा लगती है। और समुद्र सीमा वाला पड़ोसी देश है श्रीलंका, मालदीव है। फिर है आगे देखो, पूर्व में बांग्लादेश है, दक्षिण में समुद्र पार पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र है श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो रास्ता है, समुद्री मार्ग है, ये पाक जल संधि है और इधर ही मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये रास्ता, ये समुद्री रास्ता है जो जिसको पाक जल संधि और मन्नार खाड़ी कहा जाता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये लक्षद्वीप समूह है जिसके दक्षिण में स्थित है मालदीव, ये आपको दिख रहा है मालदीव। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखा कि भारत कैसे अलग लग रहा है, अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास की में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NCERT/ISRO की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। तो ये इसकी साइट है bhuvan-f1ncert.gov.in। इसे आपको मानचित्र के बारे में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपना भारत का मानचित्र था। अपन अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा राज्य किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। इसका उत्तर क्या होगा? ख, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। ये आप मानचित्र में देख सकते हो, ये 97 डिग्री 25 मिनट इधर है जो पूरी बिंदु है। तो अपन गुजरात, अपन कर्क रेखा देख लेते हैं। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, परंतु उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका पहले का उत्तर है उड़ीसा। दूसरा है सबसे पूर्व देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर। तीसरा उत्तर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? देखो इसका पड़ोसी देश किस देश को छूती है? देखो ऑप्शन क्या आया अपने पास? चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं। ये अपने उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और सिक्किम है। ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। थोड़ा सा हिस्सा ये पश्चिम बंगाल का भी लगता है। तो ये किसके पड़ोसी देश से लगती है? नेपाल से। सीमा किससे लगती है? अपने को ये नेपाल दिख रहा है, नेपाल देश है पड़ोसी देश। इसकी सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। इसका सही उत्तर होगा ग। ग्रीष्मावकाश के में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में जाएंगे?
तो कवारती कहाँ पर है, किस केंद्र शासित प्रदेश में? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दीव और दमन। तो ये आपको दिख रही है कवारती। तो भारत की ये पुडुचेरी, इधर पुडुचेरी है और इधर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। तो आप कहाँ जाना चाहोगे? कवारती कहाँ पर है? लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप। ख, इसका उत्तर क्या है? ख। फिर है मेरे मित्र, एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा नहीं लगती? भूटान की लगती, बांग्लादेश, तजाकिस्तान और नेपाल। तो देखो बेटा, भूटान का ऑप्शन है, भूटान भारत की सीमा लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की लगती है, चीन की लगती है, पाकिस्तान की लगती है, तो वो, और दूसरा अफगानिस्तान की लगती है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो आपके सही है, यानी कि भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तजाकिस्तान की सीमाएं भारत की नहीं लगती है। तो ये थे पहले प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस के थे, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद है दूसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी देखते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद इसने पूछा है कि दक्षिण में समुद्र तट से सीमाएं लगती है, पड़ोसी देश मालदीव और श्रीलंका है। इसका उत्तर ये होंगे। फिर है उन देशों के नाम लिखे जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो उन देशों के नाम लिखने जो भारत से बड़े हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देशों के नाम लिखने हैं। उसके बाद आगे है प्रश्न है हमारे उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो अपने जो तटीय सीमाएं लगती हैं, तटीय सीमा के अलावा जो अपने पड़ोसी देश सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, जो पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उसके बाद उत्तर में चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान और उत्तर पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। ये पड़ोसी देशों के नाम लिखने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में लिखना है। आगे अपना प्रश्न है हमारे चौथा प्रश्न है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि ये लगभग अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 30 डिग्री का देशांतरों का अंतर होने के नाते 2 घंटे का समय में अंतर आता है, जिसके कारण देखते हुए भारत के बीचों बीच जो मानक समय रेखा है गुजर रही है 82.5 डिग्री, उसको समय रेखा 30 डिग्री का आधा भाग कर दिया और गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली रेखा 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया गया है। और वहाँ से समय दोनों राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के दोनों राज्यों में समय निश्चित कर दिया गया कि यही पूरे भारत की समय रेखा, यही से समय तय होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में वही समय है और गुजरात में भी वही समय। अब हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति को से इस प्रकार
इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न है। जो ये केंद्रीय हिंद महासागर, ये देखिए आप, ये हिंद महासागर है जो केंद्रीय बिंदु है, जो एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यानी कि यह समुद्री मार्ग के लिए भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और भारत को स्थलीय मार्ग से भी व्यापार हो सकता है और समुद्री मार्ग से भी लाभ पहुंचा जा सकता है। यानी कि हिंद महासागर होने के नाते समुद्री मार्ग सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा, कम खर्चीला रहा, विदेशों से व्यापार आसानी से होता है। इसलिए ये भारत के लिए केंद्रीय स्थिति होने के बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अब आपके मानचित्र की सहायता से मानचित्र में आपको अरब सागर और बंगाल खाड़ी की स्थिति, द्वीप समूह भरना है। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों के साथ मिलकर बनता है? जो भारत के पड़ोसी देश है उनके नाम लिखना है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये मानचित्र में भरना आपको। भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिण शीर्ष बिंदु भरना है। जो भूभाग है, जो दक्षिण, जो 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है वो, और 37 डिग्री 6 मिनट तक चलता है उत्तरी अक्षांश तक, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, ये बिंदु भरना है। अंशों में भारत की मुख्य भूभाग के दक्षिणी अक्षांश भरना है और भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर भरना है। भारत की सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा वाले राज्यों के नाम लिखना है और भारत और श्रीलंका के बीच अलग अलग जल संधि, यानी कि मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू, ये जल संधि उसके भरना है और भारत के केंद्र शासित क्षेत्र पर आपके मानचित्र में भरना है। तो इस प्रकार ये था 9th क्लास का भारत, आकार और स्थिति। मरुण क्लासेज यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ कमेंट भी करते रहें, जिससे कि हमको पता रहे कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं या सुधार, उसमें कौन कौन से सुधार लाने। तो सभी का एक बार धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।